आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इस समय ज्वाइन किया और हम लोग टाइमली इसको स्टार्ट कर पाए हैं। डायबिटीज एक बहुत इम्पोर्टेंट जैसे लाइफ वैसा वो है जो जिसको हम लाइफ स्टाइल से अपना मैनेज कर सकते हैं। हम इसको रिवर्सल ऑफ डायबिटीज की बात करते हैं हम लोग। और अभी मैंने बताया सक्सेना जी अभी उसके ऊपर एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। रिवर्सल की नहीं, बल्कि इसको क्योर करने के लिए अपने डीएनए के मॉडिफिकेशन से उसके हिसाब से। सक्सेना जी हमारे बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही लेबोरियस हैं, इस उम्र में भी काफी घंटे पढ़ाई करते हैं। और हमारे लिए नया नया चीज ढूंढते हैं जिससे कि हम उनको डिस्कस करके हम उनसे उनको फायदा उठा सकें और उनको अवेयरनेस कर सकें। हमारा ये सेशन नॉन प्रमोशनल है, अवेयरनेस के लिए है और एजुकेशनल है, जिससे आपको इसकी अवेयरनेस के बारे में जानकारी हो पाए। डायबिटीज एक बहुत खतरनाक वो है। अगर जिसको जकड़ ले उसको समझ में आता है कि डायबिटीज क्या चीज है। तो अगर हम डायबिटीज से अपने को प्रिवेंटिव कर पाए, अपने को बचा पाए और अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मैनेज करें कि डायबिटीज हमको ना हो पाए, और डायबिटीज को हम प्रिकॉशन लेके क्या खाना खाएं, इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम खाना खाएं। क्योंकि आहार से ही हमारा जो है ना जीवन जीवन को जो हम एनर्जी मिलती है आहार से मिलती है। आहार से ही हमारा ग्रोथ होता है, आहार से ही रिपेयर होता है और आहार से ही हमको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। अगर आहार हमारा गलत होगा, जैसे हम लोग अगर व्हीकल में देखें कुछ फ्यूल गलत डालते हैं तो हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जो हम खाना खाते हैं वो एक हमारे बॉडी के अंदर हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसको ब्रेकअप हमारे बॉडी के अंदर होता है। स्टमक के अंदर हमारा एसिडिक ब्रेकअप होता है और चीजें ब्रेकअप होती हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उनका एब्सॉर्प्शन एसिमिलेशन होता है। और फिर इंटेस्टाइन जो बड़ा इंटेस्टाइन है उसके थ्रू भी हमारा पानी का एब्सॉर्प्शन होता है और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। पूरा सिस्टम हमारा इस काम में लगा हुआ है जिससे हमको हमारे बॉडी को मेंटेन कर पाए। और उसको सिस्टम को हम हमारी ही उसकी हमारी ही जरूरी है, हमारे ही इम्पोर्टेंट है कि हम उसको सिस्टम को मेंटेन कर पाए, ठीक से कर पाए, प्रॉपर फ्यूल दें उसको, जिससे कि वो सिस्टम बेनागा और बेहिचक काम करता रहे। कुछ भी हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की जो बात करते हैं या फास्टिंग की बात करते हैं या इंटरवल्स में ना खाने की बात करते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स में, जिसको हमें शौक होता है कि हम थोड़ा सा कुछ खा लें, बीच में कुछ कुछ खा लें। अगर हमारे टेंडेंसी होती है वो हमारे इस डाइजेस्ट सिस्टम को जो है हमारा जो ठीक करने का जो उसको ब्रेकअप करने का सिस्टम है वो सब गड़बड़ कर देता है और हमारा बॉडी रिपेयर नहीं कर पाता है। तो बहुत सारी बातें हैं सक्सेना जी ने लास्ट टाइम बहुत लेमन लैंग्वेज की तरफ से बताई। और हमको इस वेबिनार के थ्रू, इस सेशन के थ्रू बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो समझाते हैं और बहुत ही अच्छे तरह से बताते हैं, जो कि हमारे अंदर चली जाती है और हमको फिर आगे हमारे जीवन को हेल्प करने में मदद करती है। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सक्सेना जी अपना आए और अपना सेशन कंटिन्यू शुरू करें। सक्सेना जी सुबह जैन मंदिर से जैन उससे वहां के काम करके तुरंत लौटते हैं सेशन के लिए। और उनका टाइम का बड़ा पाबंदी है, 11 बजे वो बिल्कुल शार्प बोलते हैं और 11 बजे ही मैंने देखा वो उपस्थित हो गए। तो हम उनके बहुत आभारी हैं और सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करें कि वो। सबों को प्रणाम। जितने मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी आवाज मिल रही होगी आप लोगों को। आज अच्छी मिल रही है बात जी। बहुत बढ़िया। तो नीरज जी, बहुत अच्छा बोला अभी आपने भोजन के बारे में। अब चूंकि आपने तो भोजन के बारे में बहुत डीप स्टडी भी कर लिया है ना, तो अब तो मतलब इतना अच्छा बोल ही पाएंगे ना। आज कितने लोग आ गए हैं, एक तो नीरज सर तो हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं। सुखबीर भी आ गई हैं, आज पांडे जी भी हैं, जीएन पांडे साहब, श्री देवी जी भी हैं। ये लोग खिड़की क्यों बंद करके बैठे हैं, ये पुराने लोग। अच्छा, ये आशा जी कुछ नई आई है ना। हाँ जी जी। और आशीष जी पहले हम आती थी, पहले आती रही थी, बहुत पहले आती थी। पांडे दास साहब तो अपने पुराने ही हैं, जो लास्ट टाइम थे अपने पास में। तो कितने 5-6 लोग हो गए, मुझे मिला के 7 हो गए शायद। आज बार बार चश्मे के अंदर फॉग आ रहा है। तो पिछली बार हम लोगों ने जो था, उस चर्चा में आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया,
तो अगर आपका कोई प्रश्न है जिसमें से अगर आपको लगता है कि हमको इसमें से दोबारा कुछ पूछना चाहिए, तो सेशन करने के पहले मैं उन उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हूँ। जो भी आपके प्रश्न हैं हमारे पिछले वाले चैप्टर से, किसी बीमारी के बारे में नहीं, हमने पिछली बार जो बात किया है डायबिटीज के बारे में, उससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो स्वागत है आपका। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उत्तर आपके हिसाब से मिल जाए। किसी का प्रश्न है? क्योंकि मैं नया शुरू करने के पहले चाहता हूं कि जो हमारा है उसमें पिछले वाले में कुछ अगर छूटा हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो, या कुछ आप और जानना अभिलाषा, इच्छा, उत्कंठा रखते हो, तो आपका स्वागत है। किसी का नहीं है? सबको समझ में आ गया? तो मैं अपने आप को तो शाबाशी देता हूँ कि मतलब मैंने इतना अच्छा बताया कि आप सब लोगों को समझ में आ गया। जिनकी खिड़की बंद है कृपा कृपा करके खिड़की खोल ले, मजा नहीं आ रहा है ना। पुराने लोग हो, कोई नए लोग नहीं हो, शर्माओ मत, लाइन पे आ जाओ। तो आज हम बात करें कि पिछली बार हमने बात की थी कि डायबिटीज के बारे में, और डायबिटीज के आने वाले कारणों के ऊपर भी थोड़ा बहुत हमने प्रकाश डाला था। अब डायबिटीज होती है और प्रकाश डाला तो अपन ने दोष दिया भोजन को, अपन ने दोष दिया बार बार खाने का, कि आपका मोटापा। अभी तक आप लोगों को मालूम है कि डायबिटीज जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही। अच्छा, ठीक नहीं हो रही तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल में हो रही है तो भी अच्छी बात है। चलो भाई, हमें बुखार आया, गोली खा ली, लेकिन बुखार ठीक नहीं हुआ, लेकिन बुखार हमारा कंट्रोल में हो गया। उसको जब आना होता है वो आता है, हम गोली खा के उसको लाइन पे लगा देते हैं। अच्छा, वो भी नहीं मानता और हम भी नहीं मानते, दोनों एक जैसे हो गए हम लोग। वो आता है और हम करते हैं। तो क्या ये संभव है कि हम किसी बीमारी को पाल के रखें? कि साहब शुगर तो नहीं। अच्छा, हमारी बड़ी अच्छी एक धारणा है, अरे यार शुगर बढ़ गई मेरे को डायबिटीज हो गई, शुगर घट गई मेरी डायबिटीज ठीक हो गई। अरे भाई, आप पहले ये समझिए कि शुगर बढ़ना और घटने का कारण क्या है। अब यही एक बात आती है कि क्या कारण है। एक किसी भी अपन एक आदमी की बात करते हैं, किसी को भी अपन ले लेते हैं, किसी को भी एक उदाहरण ले लेते हैं। सपोज करिए मैं, हालांकि आई एम नॉट डायबिटिक टूडे, मेरे को डायबिटीज नहीं है, आई एम नॉट डायबिटिक, बट लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आज मेरी उम्र 72 ईयर है, ठीक है। मेरा बचपन गुजरा अच्छा, मैं भूख खाता था, खूब घूमता था, मस्त रहता था, शादी भी हो गई मेरी, मैं खाता पीता रहा, मस्त रहा। पर 50 को डायबिटीज हो गई। क्या कारण हो सकता है मुझे डायबिटीज होने का? मेरे खाने में कोई परिवर्तन नहीं आया, मेरी आदतों में कोई परिवर्तन नहीं आया, ना मेरा भोजन बदला, ना मेरा भौगोलिक स्थितियां बदली, ना मेरा परिवार बदला, ना मेरे ऊपर कोई ऐसी बिजली गिरी कि जिससे मतलब मेरे को कोई बहुत बड़ा शौक लगा हो, कोई ट्रामेटिक हुआ हो, ऐसा भी कुछ नहीं। क्यों आई मुझे डायबिटीज? 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में मुझे डायबिटीज क्यों आई? इसका कारण कोई बताए मुझे। आपके माइक खुले हुए हैं, आप बताइए मुझे कि एक आदमी जो अच्छा खासा है, जवान है, बिल्कुल स्वस्थ है, काम कर रहा है, लेकिन 40 और 50 साल के बीच में जरूर में कोई डायबिटिक हो,
ना भी हो और हो भी सकता है। दोनों बातें हैं। क्या कारण है, आज हम इस पर चर्चा करें। बताएं आप मुझे, क्यों हुई मुझे डायबिटीज आफ्टर द 40 ईयर। मैंने भोपाल नहीं छोड़ा, मैं जो काम कर रहा था मैंने वो काम नहीं छोड़ा, मैं जो रोटी खा रहा था वो नहीं बंद हुई, मेरी पत्नी जो रोटी बना रही थी वो वैसे ही रोटी बना रही है, सब्जियां जो हम लेके आते थे बाजार से हम लेके आ रहे हैं वैसे ही हम आज से 40 साल पहले खा रहे थे, आज भी हम वही खा रहे हैं। क्या हुआ ऐसा, मेरे को डायबिटीज हुई। क्या हुआ ऐसा कि शुगर कंट्रोल तो रही लेकिन कॉम्प्लिकेशनों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। क्यों, डॉक्टर की दवाई भी खाई, उसके बाद भी शुगर कंट्रोल में थी। कभी मेरी किडनी, कभी मेरी आंखों में दिक्कत है, कभी पैरों में तकलीफ हो रही है, कभी कुछ निकल के आ जाता है, कभी दांतों में दर्द है। तो क्या कारण है, क्या आप लोगों ने सुना है इस तरह का कि डायबिटिक पेशेंट को इस तरह की परेशानियां होती हैं? क्यों ह्यूमिनिटी काम नहीं करती, और इसके बाद क्यों आज बच्चों में पैदा होने के बाद 3 साल के बाद डायबिटीज हो जाती है? क्यों उन बच्चों में डायबिटीज हो रही है जो किशोर अवस्था में पैर भी नहीं रख पाते और उनको डायबिटीज हो जाती है? क्यों, आखिर क्या कारण है? क्या आप लोगों ने इसके ऊपर कभी विचार किया, जिनको डायबिटीज है उन्होंने, और जिनको डायबिटीज नहीं है उन्होंने भी क्या सोचा? जानने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है आखिर, हमारे पड़ोस में चल क्या रहा है, हमने जानने की कोशिश की। अच्छा खासा बंदा डायबिटिक हो गया, अभी मालूम पड़ा उसको डायबिटीज हो गई। पड़ोस में अच्छी खासी वो महिला हमारी किटी में आती थी, कई बार बर्थडे मिली, बड़ी अच्छी थी, ये उसको कैंसर डायग्नोस हो गया। और लगता ही नहीं था ऐसा। क्यों हो रहा है सब ऐसा, क्या कारण है? किसके पास जवाब है इसका? एक तो गलत लाइफस्टाइल हो सकता है। डॉक्टर साहब मैं 40 साल तक उसी लाइफ स्टाइल में जिंदा हूँ, मेरे लेकिन अपने। ये जो फॉलो कर रहे थे वो सही नहीं था, एक्सरसाइज नहीं था, खाना पीना भी ठीक ठाक नहीं था। तो 40 साल तक क्यों नहीं हुआ? मेरा खाना पीना खराब था डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरा खाना पीना थी, मुझे हम्म। 40 साल तक क्यों नहीं हुआ? ये क्योंकि हमारा शरीर उसको ओवरकम करने का कोशिश किया इतने दिन तक, उसके बाद जब तक उसका ओवर हो गया और नहीं सहन पा रहा है, उसके बाद वो प्रकट हुआ। तो मतलब जो है गलतियां बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए शरीर ने बोला आप जानो आपका काम जाने, ऐसा आपका विचार है? और इसे हमने ना हमने डायबिटीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। हमने कहा ये डायबिटीज तो होती ही है इस उम्र में, उस पर केयर ही नहीं करना शुरू किया। और जो थोड़ा बहुत हुआ भी तो हमने इसको गोली खा के, जैसे लोगों का मन में है गोली खा लेंगे ठीक हो जाएगा, कहीं पार्टी में जाते हैं गोली और खा लेंगे, कोई बात नहीं थोड़ा खा लेते हैं आज एक गोली और खा लेते हैं, हमारा जो अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया। और ये दूसरा सब खाने का जो खाद्य जो सामान आ रहा था बहुत पॉल्यूटेड आ रहा है, केमिकल ट्रीटेड आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं उसमें, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड हैं। पहले खाना इतना प्योर मिलता था, अब ये फिर हमारा सराउंडिंग्स बिगड़ गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, सर, क्लाइमेट चेंज। सर मैं 6वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा, मैं 40 साल का हुआ हूँ, ठीक है? 40 साल 50 साल का हुआ हूँ, मैं जहाँ रह रहा था मैं वहीं रह रहा हूँ, जहां से सब्जी लाता वहीं से सब्जी ला रहा हूँ, जहां से मेरे यहाँ सब्जी आती थी वहीं से सब्जी आ रही है। वही मेरी जियोग्राफिकल भी चेंज नहीं की मैंने, मेरी अपनी आदतें भी नहीं बदली, ठीक है ना? मुझे पीछे पलट के देखता हूँ कि मेरा तो, अगर आप मुझे ये बोलते हो कि आपकी लाइफस्टाइल जो है फॉल्टी है, तो इतने सालों में थी, तो अब आप ये बोलते हो कि वो आपकी गलती पुनरावृत्ति की वजह से आपको बीमारी आई, तो डायबिटीज ही क्यों आई?
दूसरी भी आ सकती है। क्यों आई डायबिटीज खाली? या बीपी, क्यों आया बीपी? तो डायबिटीज आने का कारण कंडीशन जो पहले 40 साल में थी वही आज भी है। सब्जियां में जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल डल रहा है, जो भी आपका एनवायरमेंटल हैजार्ड है, जो भी आपका एयर पॉल्यूशन है, व्हाट एवर एवरीथिंग, वही की वही है। उसके बाद तो क्या मैं नैनीताल चला जाऊं, मेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी? भैया क्या मैं मैं कुछ अमेरिका बोलूं? चला? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं, अपना बॉडी सर्टन एज के बाद वेयर एंड टेयर भी तो होता है ना बॉडी का। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी एक कारण हो सकता है ना। बहुत बढ़िया बात है। मंजीत जी, आपने पहली बार ज्वाइन किया है ना, बहुत दिनों बाद बात मतलब पहले आपने मुझसे बात कर ली, बड़ी आप एक्साइटेड थी, और उसके बाद में फिर आज आपने पहली बार ज्वाइन किया है। आप मर्मा मैं थेरेपी भी, आशा आशा भोगे हूँ भैया। लेकिन नहीं ये नहीं, ये आप तो नहीं, आपका तो और समझ में आ मेरा रहा ना है। ये वीडियो नहीं खुल रहा है। नहीं नहीं, वो मंजीत जी से बात करें। मंजीत जी मरमा सीखी हुई हैं और बहुत दिनों बाद आई हैं, इसलिए उनको अचानक विंडो खोला लो, इसलिए उनको। हाँ अच्छा अच्छा, मेरा हाँ। विंडो तो खुल ही नहीं रहा है, मेरा नहीं नहीं, विंडो नहीं आपकी खुल बात रहा समझ है। गए वो, आशा जी आपकी बात समझ गए। ओके ओके। तो आपका कहना ये है कि एज फैक्टर के साथ में जो हाँ। बीमारी के मतलब जो टीयर एंड बियर हुआ, तो आदरणीय, टीयर एंड बियर तो पर डे होता है और रिपेयर भी पर डे होता है। ऐसा नहीं होता कि आज टीयर बियर हो गया, अपने घर जैसा नहीं कि अपनी पुताई होना है तो अपन ने 5 साल में पुताई करवा ली। बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है, कोई काम पेंडिंग नहीं होता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, पर डे रिपेयरिंग होती है। जो आप खाना खाते हैं, लीवर के अंदर जो एसिड बनता है, वो अगर आप अपने आप को दुरुस्त ना करें, तो निश्चित मानो आप एक 6 महीने में ही, या 6 महीने में नहीं, एक हफ्ते में आप खाने के लायक नहीं बचेंगे। तो बॉडी तो टीयर एंड बियर पर डे करती है, सतत उसका काम है, चलता रहता है। ये बात भी नहीं जमी। चलो, और बताओ, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो। डायबिटीज होने का कारण, अभी सब बोलते हैं मोटापा है ना, लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल चेंज कर दो ठीक हो जाओगे। क्या ठीक होगा लाइफ स्टाइल से? योगा कर लो, योगा से ठीक हो जाएगा। क्या होगा बताओ? मैं अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर लूं, क्या ठीक हो जाएगी? क्या डॉक्टर की दवाई खाऊं ठीक हो जाएगी? आप लोगों के पास कोई ऐसा नुस्खा है जो डायबिटीज को ठीक कर सकता हो? आप लोगों की निगाह में कोई ऐसा डॉक्टर है जिसने डायबिटीज ठीक करी हो? कोई ऐसा पेशेंट बता दो जिसकी डायबिटीज ठीक हुई हो। है कोई आपकी निगाह में? आप लोग अलग अलग शहरों से हैं कोई? नहीं? तो फिर क्यों, क्यों ठीक नहीं होती डायबिटीज, क्यों आती है? सर मुझे कुछ बोलना है। स्वागत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ में वो जो हम स्ट्रेस ले लेते हैं और हम बहुत सारी चीजों को दिमाग में बांध लेते हैं और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। अब इन सब चीजों का हमें पता नहीं लगता है, पर हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है उन सब चीजों का। और जवाब देने लग जाता है, स्लो हो जाता है। और इसी की वजह से हम इतनी आसानी से, मतलब जो बॉडी अपना काम कर रही है, हमारा टेंशन उसको बढ़ा देता है उस काम को एक्चुअली। बहुत तो उसकी वजह से और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। बहुत अच्छा सुखबीर जी, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने मतलब बोला। लेकिन ये डायबिटीज के
कारणों में हम शुमार नहीं कर सकते इसको। क्या 40 साल की या डायबिटीज होने की उम्र से पहले आपको स्ट्रेस नहीं था? स्ट्रेस तो जब था जब आप अपनी माँ की गर्भ से बाहर आई थी। माफी चाहूंगा बोलते हुए। जब भी कोई भी बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, इस वातावरण में जो पहली सबसे बड़ा स्ट्रेस होती है उस बॉडी के लिए, उस बच्चे के लिए, उसके मन मस्तिष्क के लिए, क्योंकि माँ के गर्भ के वातावरण से आप इस वातावरण में पहली बार आप रूबरू हो रहे हैं। पहली बार आपके लंग्स जो हैं वो काम करना शुरू कर रहे हैं। पहली बार आप वातावरण की ऑक्सीजन को अंदर लेकर के और बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा स्ट्रेस है, बॉडी को भी, मेंटल को भी, सारी चीजों को। उससे बड़ा स्ट्रेस आपको कोई और है? वो ट्रामेटिक है। अगर सांस नहीं आई तो हरिहर, और लेट आई तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण डैमेज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। बच्चों को देखा होगा आपने, रिटायर्ड, मेंटल रिटायर्ड या डिलेड माइलस्टोन या उनका जो डबे होता है, ये सबसे परेशान। कारण ये है, हमारा जन्म जो हुआ है उसमें पीछे हमारे साथ कुछ आया है। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था पंच महाभूत के बारे में। पंच महाभूत में 3 चीजें और आई थी जिनको तन्मात्रा हमने बोला था। याद है आप लोगों को? सुखबीर जी, आपको याद है? पंच महाभूत, पंच महाभूत की 3 तन्मात्राएं जो सूक्ष्म है। मन, बुद्धि और अहंकार। मन, वादा बुद्धि, पिता कपा। वही तन्मात्रा है। ये सृष्टि माता पिता हमारी, का यस। मैं बताता हूँ आपको। आप लोग अच्छा दिमाग लगा रहे हो, मैं बताता हूँ आपको। 3 तन्मात्राएं ये है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तामसिक, राजसी, और कौन सी तीसरी बताओ? सात्विक, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ये तन्मात्राएं हमारे साथ में जो सूक्ष्म रूप में है, और जो हम जैसा करते हैं उनका प्रतिफल, उनका असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। लेकिन कहाँ? अब प्रश्न है, ये कहाँ पड़ता है? गर्भावस्था से बाहर आने की बात हो गई, उतना बड़ा स्ट्रेस हो गया, आपका समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको भी ये बात। सर बॉडी और माइंड दोनों पे पड़ता है? जी, बॉडी और माइंड दोनों पे पड़ता है? अभी तो एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। अभी तो ये 3 चीजें हैं। अभी बॉडी ऊपर के जो, हाँ हाँ, बोलिए अंदर बोलिए इंस्ट्रूमेंट है जी। जो अंदर है, किडनी, हार्ट, समथिंग, सारे पोर्शन पे पड़ता है ना? आपकी पूरी बॉडी पे फर्क पड़ता है। जी। आप देखिए ना, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आप अपने विचारों पे एक बार गौर करिए। क्या हमेशा आपके विचार अच्छे रहते हैं? क्या ये तो हमेशा आपके अंदर, क्या हमेशा आपके अंदर सद्भावना बनी रहती है हर एक के प्रति? नो सर। क्या आप गाली खा करके अपने पड़ोसी से भी आप उससे प्यार, उसको गुलाब का फूल दे सकते हैं? अपनी गलती मान सकते हैं आप शादीशुदा हैं, माफ करिएगा, क्या आप अपने पति की गलती को माफ कर पाती हैं? गलती आप करती हैं, पति पे दोष लगा देती हैं। ये संभव, ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने अपनी गलती मानी कभी? आप सर वो दोनों के तो वैवाहिक जीवन ईगो लेवल, ईगो कितने स्टेटस को बिलोंग करती है। दैट इज अनदर थिंग। राइट नाउ अपन बात कर रहे हैं हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है और बीमारी का कारण क्या है, और स्पेशली वी आर टॉकिंग ऑन द डायबिटीज। ओके।
डायबिटीज के अंदर वो चीज की डायबिटीज ठीक क्यों नहीं होती, कंट्रोल होने के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशन क्यों आते हैं, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आध्यात्मिक को भी साथ में लेके चल रहे हैं। स्पिरिचुअल हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ साइंटिफिक बात करेंगे। लेकिन विज्ञान भी आध्यात्म को समझने का और सीखने का प्रयास कर रहा है। अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसको कोरिलेट किया है हमारे आध्यात्म को, हमारी सृष्टि को भी, हमारी इन सब चीजों का पड़ता है। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण का हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है। इसका प्रूफ ये है कि सर्दी के मौसम में आप गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो। गर्मी में आप धूप में क्यों नहीं बैठ पाते, सर्दी में आप बहुत आराम से धूप में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, मूंगफली खाते हैं, चने खाते हैं, हैं? तो ये जो चीजें हैं हमारी, क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जियोग्राफिकल प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर हर चीज का प्रभाव पड़ता है। हम इस पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऊपर वातावरण है, जो 9 ग्रह हैं, उनका भी फर्क पड़ता है। हमारे भोजन का फर्क पड़ता है, हमारे विचारों का फर्क पड़ता है, हमारी मित्र मंडली का फर्क पड़ता है, हमारे पत्नी के साथ रिलेशन में फर्क पड़ता है, से फर्क पड़ता है, हमारी फाइनेंशियल स्थिति से हमारे बॉडी पे फर्क पड़ता है। हर चीज का आपकी बॉडी पे फर्क पड़ता है। लेकिन वो फर्क अगर आपका डीएनए में चला जाए, डीएनए के पहले एक और चीज होती है, उसके ऊपर एक टोपी लगी रहती है। जैसे मैं अपने ऊपर एक टोपी लगा लूं अपने आप को बचाने के लिए, बरसात में या किसी में टोपी में अपने ऊपर लगा लूं इस तरह से, तो एक टोपी रहती है जो मेरी सुरक्षा करती है। डीएनए में जो डीएनए क्या होता है, जो हमें हमारे माँ बाप से हमारे को मिलता है, वो डीएनए जो होता है वो हमारा 2 फंक्शन करता है। एक होता है स्ट्रक्चरल, हमारी बॉडी की बनावट वंशानुगति रूप से प्रभावित होती है। जो हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, उसके पहले, उनके पहले, उनके पहले, इधर माँ के खानदान के जो है, तो सबका 15%, 10%, 5% ऐसा हमारी 7 पीढ़ियों का। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पीछे मेरे मदर के खानदान के 7 पीढ़ियों के, इधर मेरे फादर के 7 पीढ़ियों के, मतलब मैटरनल और पैटर्नल दोनों के ट्रेट यानी गुण मेरे अंदर आए हैं। 22 आते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है वो हमारा लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन का होता है। उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होता है, उसमें महिला के पास तो एक पुरुष के पास 2 होते हैं। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे उस पर बात करने के लिए, हम तो बात कर रहे हैं डिसीज के ऊपर। तो जो टोपी होती है उनके ऊपर, और एक होता है टेलोमरेज, टेलोमर होता है, ठीक है। 2 चीजें होती हैं। जब वो टोपी डैमेज होती है, जब मेरी टोपी डैमेज होगी तो मुझे ऊपर से धूप लगेगी। वो जो टोपी जो है, दैट इज कॉल्ड द एपिजेनेटिक। डीएनए जो 2 काम करते हैं इनके अंदर, जो होता है स्ट्रक्चरल, हमारी बॉडी की बनावट, और दूसरा होता है फंक्शनल, हमारी बॉडी किस तरह से काम करेगी, हमारे सेल किस तरह से काम करेंगे, उनको भोजन कौन सा चाहिए, उस भोजन के आधार पर आपकी आपकी बॉडी, आपकी फैक्ट्री, ये डीएनए जो है ना आपका कस्टमर मैनुअल है।
ठीक है ना। ये कस्टमर मैनुअल है कि भैया आपने मारुति खरीदी है तो पेट्रोल से चलेगी, ये मट्टी का तेल मत डाल देना, है ना। उसमें सारा लिखा रहता है कि आपको रेडिएटर में पानी कब डालना है, कब उसके अंदर क्या डालना, आयल कितने किलोमीटर पे डलेगा। तो ये आपका सर्विस मैनुअल है। और जिसको पढ़ने का काम भी शरीर के अंदर होता है, बाहर आपको नहीं मिली जन्म पत्री कि ये डॉक्टर पढ़ लेगा आपकी जन्म पत्री की आपकी ये है, या घर वाले पढ़ लेंगे कि भैया बच्चा हमारा, है ना। वो डीएनए आपका पूरा कुछ लेके आता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रक्चरल को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शनल को हम चेंज कर सकते हैं। और हमारी जितनी भी आदतें हैं, जितना भी हमारा चीजें हैं, ये हमारे डीएनए के फंक्शनल पार्ट को इफेक्टिव करती हैं, उन पे प्रभाव डालती हैं, जिनके कारण जैसी प्रभाव वैसी बीमारी आपको मिलेगी। और उस प्रभाव के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके भोजन की है। आप भोजन क्या खिला रहे हैं। अगर वातावरण खराब होता तो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। कितने लोग डायबिटिक हैं। सारे लोग क्यों नहीं बीमार हो गए, सबको डायबिटीज क्यों नहीं हो गई, क्यों नहीं महामारी तरह फैल गया। सब कुछ ही लोगों को क्यों होता है। 140 करोड़ में है क्या, कितने लोग हैं डायबिटिक बता सकता है कोई। कितना प्रेविलेंस है अभी अपना इंडिया में। मेरे ख्याल हर 5 में 1 लोग डायबिटीज का है। हर 5 में 1 है। और कैंसर का ये है कि हर 1 लाख में 1, हर 1 लाख में 1 आएगा ना अपने पास कैंसर का पेशेंट। तो अगर आप ऐसे देखें कि 1 लाख में या परसेंटेज में देखें तो हमारे पास 140 करोड़ की जनसंख्या होगी मेरे ख्याल से अभी भारत की। तो 140 करोड़ में अगर हम देखें डायबिटिक पेशेंट की अगर हम संख्या देखें तो कितनी, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़, 5 करोड़। 135 करोड़ व्यक्ति स्वस्थ क्यों है, प्रश्न ये है। फिर क्यों है वो। 2 चीजें हैं, उनका डीएनए, जो जिस हिसाब से उनका डीएनए था उस हिसाब से उन्होंने अपनी आदतों को, अपने भोजन को, अपने रहन सहन को उन्होंने नहीं रखा। जैसे मैं बिलोंग करता हूं गांव से, मेरे पेरेंट जो है कृषक थे, गांव से थे हम लोग शहर में आके बस गए। तो हमारा जो डीएनए है वो कहाँ का आएगा हमारे शरीर में, एग्रीकल्चरल आएगा। हमारे लिए सूटेबल फूड कौन सा होगा कि जो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। हम लोग अगर एनिमल बेस्ड फूड पे जाएंगे हमको नुकसान होगा। बात समझ में आ रही है आप, है ना। मैं एग्रीकल्चर ट्रेड से आया हूँ, मतलब मेरे मेरे पेरेंट्स पूरे एग्रीकल्चर थे, वो लोग शाकाहारी थे, लेकिन आज मैं मांसाहारी हो गया। तो मेरा चेंज हुआ ना। तो जब चेंज होगा, हमारे भोजन की पद्धति हमारी चेंज होगी तो बहुत सारा कुछ चेंज होगा। फिर मैं गांव से शहर आ गया, शहर का वातावरण मेरा। तो अगर मैं इस चीज को संभाल के रखता हूं कि हमारे भोजन की पद्धति को मैं पीछे वाले ही लेके चलूं, अगर पूरा ना ले चलूं तो जितना ले सकता हूं उतना ले चलूं। शुद्ध सात्विक आहार किसको बोलते हैं, जो घर में बनता है।
फास्ट फूड क्या शुद्ध सात्विक आहार में आएगा? तो आज हमारी पीढ़ी जो है, ज्यादातर लोग जो हैं वो किस पे जा रहे हैं? जो फास्ट फूड है, आपकी लाइन आपकी फिंगर पे उपलब्ध है, आप ऑर्डर करिए, भोजन आपको आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ऑनलाइन खाना भी मिलेगा आपको, और आपको कोको कोला भी मिलेगी। तो कारण क्या है? क्योंकि हमारी बीमारी आने का कारण डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, परिवर्तन हमारे डीएनए के उस भाग में आया है जो फंक्शनल है। जो फंक्शनल है उसमें चेंज आया है हमारे डीएनए के। तो जब फंक्शनल में चेंज आया है तो आपको ये बीमारी आई। और इस बीमारी का इसलिए आज तक कोई भी टारगेटेड कोई दवा है आपके पास जो डायबिटीज को क्योर कर दे? क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास टारगेटेड मेडिसिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डीएनए में जो चेंजेस आया है, बीमारी कहां से आई है? डीएनए से आई है। आप किस पे इलाज कर रहे हो? सिम्टोमेटिक। शुगर बढ़ रही है, शुगर को घटा रहे हो। अरे भाई, शुगर घटाने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए पेशेंट ठीक नहीं होता। शुगर कम होने के बाद भी पेशेंट को पैर कट रहा है, आंखें खराब हो रही हैं। क्यों? कारण, रूट कॉज कहाँ है? हमारा जो डीएनए है, हमारे डीएनए में जो चेंज हुआ है, उसकी कार्य प्रणाली में जो चेंज हुआ है, उसकी कार्य विधि में जो चेंज हुआ है, जो और इसको सिंपल करता हूँ, बहुत बढ़िया तेरे सब याद आ गया मेरे को। आप सारे लोग गाने सुनते होंगे, सब सुनते हैं गाने, संगीत में सबका है। कोई भी गाना बिना राग के नहीं बन सकता, और बिना राग के लिए सुर चाहिए। बोला ना आपने, अरे सुर से भटक गया ये, सुना है ना आपने? अरे इसका सुर सही नहीं है, सुना है ना आपने? अरे सुर में चलो भाई, सूते में चलो, सुना होगा ना आपने? सुर क्या है? सुर है ब्रह्मनाद। क्या है? ओम, जिसका संधि विच्छेद है आ ऊ मा। ओम जो है ब्रह्मनाद है, इसी से सारी ध्वनियों का अवतरण हुआ है, इसी से ध्वनियां निकली हैं। तो अब संगीत में 7 सुर होते हैं, आप लोगों को मालूम है ये बात? और 7 सुर के बाद में थाट होता है, राग होता है। राग कौन सा होता है? राग मालकोंस, राग देश, राग खमाज, भी राग जय जयवंती, राग मालकोंस, सुने आपने? इन सब में सुर लगेंगे ना। राग केदार, है ना? तो हमारे पास 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये होगा आरोह। अवरोह कैसा होगा? सा नी धा पा मा गा रे सा। 7 सुर ये, इनको क्या बोला? अवरोह और आरोह अवरोह बोलते हैं इनको। अब इसमें से अगर मान लो सुर छूटेगा तो क्या होगा? सात सुर में से एक सुर, जैसे मैं बात करूं हमारे राग यमन के, यमन में जो है सारे गा मा पा जो है, उसमें उसमें मा तीव्र लगता है। लेकिन जब हम दूसरे राग पे आएंगे तो मा तीव्र नहीं, मा कोमल लगेगा। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब आप लोगों को म्यूजिक सिखाना नहीं है, ना राग सिखाना है मुझे। मैं जीवन का राग सुनाना चाहता हूँ आपको। ये तो संगीत का है, आपके जीवन का राग जो है, जो अंदर बज रहा है ना? उसमें कुल कितने सुर है मालूम है? केवल 4। 4 सुर हैं आपके जीवन में,
आप चाहें तो लिख लें अब इसको। केवल 4 सुर हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। कितने हैं? सर फिर से ये बोलिए। 4 सुर हैं। ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये है मेरे मेरे शरीर के 4 सुर, सारे गामा पाधा नीसा, है ना। तो ये कैसे चलते हैं? ग्वानिन, देखो आप, ग्वानिन का ए लिखो आप, ग्वानिन का ए, नहीं ओ सॉरी, ग्वानिन का जी, एडेनिन का ए, थायमिन का टी, और तीसरा क्या है? तीसरा चौथा क्या है? साइटोसिन, इसका सी। तो ये कैसे बजेगा सुर? ये ए डी सी टी, यही हुआ ना 4 सुर। सारे गामा पाधा नीसा, सा निधा पामा गा रे सा, यही है ना। ये संगीत के सुर। आपके सुर कौन? साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन। ये पूरा जीवन का संगीत है। इनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो आप भोजन करते हैं, वो भोजन के आधार पर हमारा सेल के अंदर से ये ट्रांसक्रिप्शन होता है कि मुझको क्या चाहिए। डिमांड मीनू भेजता है, वो मुझे क्या चाहिए, कौन सा अमीनो एसिड चाहिए मुझे, कौन सा विटामिन चाहिए। अब आपके फूड में उपलब्धि नहीं है, आपने उसको जो दिया है उसके पास उपलब्धि नहीं है, तो कहाँ से देगा वो सेल को? और जब सेल को नहीं मिलेगा तो उसकी कार्य प्रणाली में अंतर आ जाएगा। जो आगे वो नहीं मिलेगा, उसकी कार्य प्रणाली में अंतर हो गया। तो फंक्शनल कौन से सुर हैं हमारे? फंक्शनल 4 सुर हैं हमारे। और 4 सुर से जो राग बन रहे हैं वो बन रहे हैं 25,500। कितने राग बन रहे हैं? 25,500, है ना। भैरवी है, मालकोस है, यमन है, सुमन कल्याणपुर है, शिवरंजनी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? टायरोसिन बन रहा है, ल्यूसिन बन रहा है, ब्रांच एंड बन रहा है ना। कौन कौन से होते हैं अमीनो एसिड? नीरज जी बताओ, आप लोगों को बताया मैंने। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? 20 चाहिए हमको। 12 हमारी बॉडी कौन कौन से बनाती है? ल्यूसिन, वैलिन, टायरोसिन, थे अपने जो हम बाहर से ले रहे थे। तो हमारी बॉडी हमारे भोजन के आधार पर पूरे अमीनो एसिड बनाती है। हमारी बॉडी उसी के आधार पर रिपेयर करती है। मैं समझता हूँ 1 घंटा पूरा हो गया होगा नीरज सर। 10 मिनट बाकी हैं। तो 10 मिनट और इसमें, ये 10 मिनट में किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। ये सरगम पे बंद कर रहा हूँ मैं, अगली बार फिर सरगम बजाएंगे अपन पूरी तरह से, फिर अपन राग बजाएंगे। सर सॉल्यूशन बताओ आगे। है? सॉल्यूशन आज नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। ओके। वैसे सॉल्यूशन पहले मिल चुका है, जो लोग शुरू से ज्वाइन किए हुए हैं उनके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी है। ठीक है ना। ये सेशन जो है पिछले, क्यों नीरज जी, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए? आज ये 8 महीने से ऊपर हो गए। सितंबर से चालू है। तो ये जो मतलब मुझे जो बुलाने का जो सत प्रयास है, और ये आप लोगों के सामने मुझे प्रस्तुत करने का जो सत प्रयास है, वो हमारे आदरणीय जो है नीरज जी का है।
नीरज जी अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं, ये जूम जो है वो उसका पेमेंट पूरा नीरज जी करते हैं और नीरज जी ही मतलब मुझे बुलाते हैं। तो इसके सूत्रधार, इसके कर्णाधार नीरज जी हैं। तो आपको अगर डंडा मारना हो तो नीरज जी को मारो, मुझे छोड़ो। ठीक है, प्रशंसा मेरी कर दो, मैं तो डंडा नीरज जी को मार बहुत दो। पोलाइट बोली हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, डंडे वाली बात नहीं, जस्ट इसे हम उसका नाम। मतलब मुझे सिले भी नहीं चाहिए, डंडा भी नहीं चाहिए, जिसका है उसको दे दो आप तो। थैंक यू ठीक है ना। सर। तो सॉल्यूशन जो तो है आप वो क्या पहले, करें? एक मिनट, अभी आप ये पूछो कि ये जो राग शिवरंजनी बज रहा था अभी तक, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? अच्छा बताओ, कौन सा गाना है राग शिवरंजनी में, किसी को मालूम है? बताओ कौन सा गाना है राग शिवरंजनी में? वो गाना है मेरे नैना सावन भादो। राग यमन में गाना है जब शाम ढले आ जाना, मैं पलकन पलकन क्या है बुहारूंगा, उस पे गाना है वो। ठीक है। राग केदार पे एक गाना है, वो दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। वो राग केदार पे जो हेमंत कुमार ने गाया है। तो ये तो इनके राग हो गए, आपका राग कौन सुनेगा? आपका राग कौन ठीक करेगा? तो शिवरंजनी किशोर कुमार की हो गई है, जब शाम ढले जब उसकी हो गई यशोदास जी की या बाला सुब्रमण्यम जी की। आपकी आपकी तो शाम गाइडलाइन, ढलने के पहले कैसे काम करना है? आपकी गाइडलाइंस जिस पे हम चलेंगे। खुद भी ढूंढो, मैं कहा कि गाइडलाइन देने वाला, पढ़ो मैंने जैसे मैंने पढ़ा ऐसे आप लोग पढ़ो, ढूंढो, ढूंढिए आप लोग भी। मैं भी आप लोगों की तरह एक कॉमन मैन हूं मैं। मेरे भी दो कान है, दो आंखें, मैं भी आपकी तरह हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आया ऊपर से बन के। चलो सर, आपका इंटरेस्ट हुआ, आपने बहुत अच्छा लाइन पकड़ी, नॉलेज दे भी रहे हैं, अगर एकत्र हो गई आपके पास तो आप शेयर भी कर रहे हैं। ये तो शेयर, देखिए बड़ी अच्छी बात है, बांट तो मैं रहा हूँ। हम्म। क्या क्या उसका सार्थक प्रयोग हुआ? क्या रचनात्मक लाभ लिया आपने? प्रश्न ये है मेरा यहाँ। क्या अपनी जिंदगी में अपना कुछ बदलाव लाया? कौन आदमी इस सृष्टि में जिसको नहीं मालूम है कि गाली बकना पाप है, चोरी करना गलत है, बेईमानी करना गलत है? क्या बंद हो गई? झगड़ना बुरी बात है, क्या बंद हो गया झगड़ना? सत्संग सुनते हैं हम, है ना, तुलसीदास जी बोलते हैं सठ सुध रही सत्संगति पाई। आज तक कितने कितने बदमाश सुधर गए? सत्संग का मतलब होता है हम अपने जीवन में उतारें, फॉलो करें। सामने वाले का भी टाइम खराब करते हो और अपना भी टाइम खराब करते हो। अगर फॉलो नहीं करते हो तो, अपनी जिंदगी में नहीं उतारते हो तो आपने सारा काम खराब किया है। सामने वाले का समय बर्बाद किया, उसकी नॉलेज बर्बाद की और अपना भी समय बर्बाद किया। एक एक किताब 1-1 लाख रुपए की है जिनसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। अभी एक किताब आना है 89,400 की है। ये ज्ञान मुझे इतना सस्ता नहीं मिल रहा है, पढ़ने के अलावा मेरे को जेब से निकालना भी पड़ रहा है। तब मैं आपको इतने मजे में बैठ करके, इतने मजे में हंसी हंसी में सुना रहा हूं मैं आपको। आपका धर्म ये है कि आप जो सुन रहे हैं उसको लिखें, उसको जीवन में उतारें, स्वयं स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। अगर आपने अपने अपने आप को स्वस्थ रख लिया और अपने अलावा आपने एक आदमी को और स्वस्थ रख लिया, आपने मेरी जिंदगी सुधार दी, अपनी नहीं मेरी सुधार दी। चलिए ठीक है, यहाँ तक होगी।
जुड़े हैं डॉक्टर बीपी सिंह साहब, और आप नेचुरोपैथी में ग्रेजुएट हैं, और मैं तो भाई नॉन ग्रेजुएट आदमी हूँ। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ। तो ये डॉक्टर साहब हैं, और ये मतलब डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय रही अभी, अगर आपने सेशन पूरा सुना हो, क्योंकि मुझे देखा में अभी आप आए हैं, तो आपकी क्या ओपिनियन है सर आपकी इस मामले में आज सेशन में सर? आपको कोई कमी लगी हुई हो तो बताएं। और हमारी इंदू जी नाइजीरिया से ज्वाइन किया है इन्होंने। इंदू जी इस समय नाइजीरिया में है। अरे वहाँ की मिठाई तो भेज दो नाइजीरिया की हम लोगों को। सर न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। हाँ, न्यूजीलैंड, हाँ अभी पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। मुझे तो भोपाल के अलावा कहीं का कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, मुझे दो चीज मालूम है, मेरा कमरा और मेरी पत्नी से झगड़ना। और किताबें बस, सर, आपको किताबें? वो तो है ही बीच में, बस मेरे पास किताबें किताबें हैं, सुबह से पढ़ना, बस यही काम करना। और जब टाइम मिला तो बीवी से झगड़ के मूड फ्रेश करना। अब वो भी बड़ी मुश्किल से एक ही मिली। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। नीरज जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहते थे? डॉक्टर हाँ साहब डॉक्टर साहब आप नमस्कार बताइए। सर। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार जी, पहले डॉक्टर साहब की बात सुन लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ सिंह साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ आपका उद्बोधन है? आपका माइक बंद है शायद। सर मैं पहला सेशन ज्वाइन किया हूं आपका। जी, नीरज जी देखिए, इनके माइक में प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर साहब के माइक में कोई प्रॉब्लम है क्या? ओपन है कि नहीं डॉक्टर इनका साहब माइक? आवाज बहुत कम आ रहा है आपका, बहुत ही हल्का आ रहा है। पानी पिला दोगे क्या यार जाने मन? चलिए, आई थिंक डॉक्टर साहब आपका ठीक हो पा रहा है? आ, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। आवाज आ रहा है? बहुत कम आ रहा है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बढ़ाइए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। और तो डॉक्टर साहब का कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है, आई थिंक सो, है ना? उनका डॉक्टर आवाज साहब नहीं हम आ रहा आपसे डॉक्टर साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगला सेशन भी हमारा संडे को होगा, तो आप पधारें। अच्छा, इसमें से किसी को बोलना है? और हाँ, आपको क्या बोलना है मंजीत, आशा जी, आप क्या बोलना चाहती हैं, बोलिए। डॉक्टर साहब आपको कुछ बोलना है क्या? कुछ पूछना है आपको इस सेशन से संबंधित? माइक खोलिए अपना फटाफट, जब टाइम कम है अपने पास अब। कोई प्रश्न नहीं है आप इससे संबंधित? सुखबीर जी कहाँ चली गई हमारी? सुखबीर जी चली गई?